हेलो एवरीवन, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम मूल अधिकार से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको घटन चक्र से करा रहा हूँ। ये लेक्चर आपकी जो आगामी प्रीलिम्स परीक्षा है एमपीपीएससी 2024 जो है, जो प्रीलिम्स परीक्षा आपकी होनी है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है मूल अधिकारों से संबंधित, उसको हम देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, नीचे कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो आपका पहला स्टेटमेंट है ए नंबर का, वो है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। अगला आपका ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्राश्रय दिया था। अगला आपका ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकारों को शामिल किया था। अगला आपका ऑप्शन है डी, किस मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्राश्रय दिया था। तो आपको बताना है जो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं ये चारों, इनमें से कौन सा सही है। तो करिए आंसर। तो देखो उसका सही आंसर है ए नंबर का। ठीक है ना, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने क्या किया था, समर्थन किया था। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कशन देख लेते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ठीक है ना, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है ना, मूल अधिकारों से संबंधित की निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को, ठीक है ना, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो बताना है ये स्टेटमेंट किसका है। तो आपके ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके ऑप्शन है बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट जो था वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो देखो उसका सही आंसर है डी नंबर का, डॉक्टर एस राधाकृष्ण का स्टेटमेंट था ये। ठीक है, डी नंबर का आपका ऑप्शन सही है। थोड़ा सा हम डिस्कशन पढ़ लेते हैं, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया क्या है, एक समझौता है। ये स्टेटमेंट है डॉक्टर एस राधाकृष्ण का। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है मौलिक अधिकार क्या हैं। ठीक है ना, मौलिक अधिकार क्या हैं, तो उसके नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है वाद योग्य हैं, बी अवाद योग्य हैं, सी लचीले हैं, डी कठोर हैं। तो आपको बताना है मौलिक अधिकार क्या हैं। तो करिए आंसर। तो देखो इसका ये एमपीपीएससी में आया है 2013 में। ठीक है ना, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन एमपीपीएससी में। तो देखो मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है। समझ रहे आप बात को। तो ए नंबर का आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कशन पढ़ लेते हैं तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो देखो, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग हैं। इसका मतलब है, वाद योग का मतलब ये होता है कि आप मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आप न्यायालय जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय इस संबंध में 5 प्रकार की रिट जारी करता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि। ठीक है ना, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि पहला आपका ऑप्शन है यह संविधान में उल्लिखित होता है, दूसरा आपका ऑप्शन है यह प्रजातांत्रिक होता है, तीसरा है यह लोक कल्याणकारी होता है, चौथा है आपका यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, और पांचवा आपका संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ठीक है, तो अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि अब नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से आपको बताना है क्यों कहा जाता है मूल अधिकार अधिकारों को। समझ रहे आप बात को। तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही है। आपके कूट जो है, आपके कूट जो नीचे दिए हुए हैं। ठीक है ना,
देख लो कूट, ए नंबर का कूट है, बी नंबर का है, सी नंबर का है, डी नंबर का है, ई नंबर का कूट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है उपयुक्त में से सही कौन से है, मतलब मूल अधिकार कहा जाता है, क्यों, क्योंकि, तो उसके लिए कारण क्या बन रहा है। तो देखो मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित है, ये बात तो सही है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो रहा। यह प्रजातांत्रिक होता है, ठीक है, यह लोक कल्याणकारी होता है, ठीक है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, ये बात भी सही है, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, समझ रहा, संसद जो है इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, समझ रहा बात को। तो देखो इसका जो सही 1, 4 और 5 हमारे सही हो रहे हैं। तो देखो 1, 4 और 5 कौन से ऑप्शन में है, सी नंबर के ऑप्शन में है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं इसका डिस्कशन, तो पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी इस प्रश्न की। छत्तीसगढ़ पीएससी में ये क्वेश्चन आया है 2017 में। तो देखो हम डिस्कशन पढ़ना चालू करते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था, ठीक है ना। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे उन्होंने क्या किया था, अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने एवं उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। व्यक्तिगत विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके, ठीक है। फिर देखो आगे, संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है, ठीक है ना। संविधान में जो मूल अधिकार है उनका उल्लेख जो होता है वो अधिकारों का क्या होता है, महत्व को दर्शाता है। फिर देखो आगे, इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या, ठीक है, अधिनियम के द्वारा अधिकारों की छीननी या समाप्त नहीं किया सकता। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंधित है, ना कि मूल अधिकारों से। अतः विकल्प सी सही है, ठीक है ना। ऊपर जो ये ऑप्शन थे ना, ये देखो ये वाले ऑप्शन जो थे, एक था प्रजातांत्रिक होता है, ये वाला गलत था क्योंकि ये शासन प्रक्रिया से संबंधित है। यह लोक कल्याणकारी होता है, ये वाला भी गलत माना है, ये शासन प्रक्रिया से संबंधित बोला है डिस्कशन में उन्होंने, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन सही था, मतलब आपका ये वाला स्टेटमेंट सही था, ये वाला स्टेटमेंट सही था और ये वाला स्टेटमेंट सही था, ठीक है। हो गई बात क्लियर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है मौलिक अधिकार, ठीक है ना। मौलिक अधिकार के बाद में आपके कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है उसमें से, ठीक है। तो मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था, आप मौलिक अधिकार से संबंधित मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सारे मौलिक अधिकारों को कवर किया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में जो ये चीज़ है ना कि आपातकालीन स्थिति में इसको निलंबित किया जा सकता है, बाकी किसी भी टाइम पे उसको निलंबित नहीं किया सकता, ठीक है ना, समझ लो बात को। तो इसमें क्या है, डी नंबर का ऑप्शन सही हो रहा है आपका। तो आंसर क्या है, डी सही है। हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का क्या है, वर्णन किया गया है। तो आपातकालीन स्थिति में ही ये निलंबित होते हैं मूल अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, समझ रहे बात को। तो हम देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है, ठीक है। नीचे आपको कुछ वक्तव्य दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा स्टेटमेंट है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा स्टेटमेंट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। कौन, मूल अधिकार, समझ रहे। चौथा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अधिकारों का बिल था, बिल ऑफ राइट था, उसके भांति ये नहीं है, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट आपके हैं, आपको बताना है कि आपका सही आंसर कौन सा है। तो देखो हम देखते हैं, नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं, कूट के माध्यम से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है।
ठीक है, दिख रहा है आपको ये कूट, ए नंबर का, बी नंबर का, सी नंबर का, डी नंबर का, इनके अनुसार आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है ये राज्य कृत के विरुद्ध एक गारंटी है, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो एक नंबर का ये सही हो रहा है, ठीक है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है मौलिक अधिकार, बात सही है ये भी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये बात भी सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं, अब नहीं लिख गया ना तो गलत हो गया। यदि लिखा होता कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति हैं तो ये स्टेटमेंट भी सही होता। तो आपके स्टेटमेंट कौन से सही हैं, 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 अपने कूट में देखो कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो आपको जो सी नंबर का ऑप्शन है उसमें 1, 2, 3 दिए हुए हैं, 1, 2, 3 सही है। तो सी नंबर का आपका ऑप्शन क्या है, सही है। आ रही है समझ में। थोड़ा सा हम डिस्कशन पढ़ लेते हैं तो और पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखो, भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या लिखा था, भांति नहीं है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो इसको मान लिया इन्होंने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की पूर्ति करते हैं ये। तो सी नंबर का ऑप्शन आपको क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है। तो देखो, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो इसमें डायरेक्ट सा प्रश्न में पूछा गया है कि यार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। भाग 3 में तो है मौलिक अधिकार, लेकिन किन अनुच्छेदों के बीच में। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 112 से 115, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235, या अनुच्छेद या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है किस अनुच्छेद के तहत दिए हुए हैं। बीपीएससी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बिहार पीएससी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में, ठीक है। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो 8वें का आंसर क्या है, बी है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लो और क्लियर हो जाएगा। बता दो मैं चुका हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, 12 से 35। आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद अथवा राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों अथवा कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, जो संवैधानिक प्रावधानों से यहाँ पे मतलब निकल रहा है मूल अधिकार का, ठीक है ना। मूल अधिकार जो आपके हैं उसी को ये इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, संवैधानिक प्रावधान। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद अथवा राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों अथवा कानूनों पर क्या करता है, प्राथमिकता प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 245, डी अनुच्छेद 326, ठीक है। तो बताना है कि वो कौन सा प्रावधान है जो मूल अधिकार है उसको वरीयता देता है संघीय संसद और राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों अथवा कानूनों पर। समझ आ बात। तो इसका सही आंसर है ए नंबर का, अनुच्छेद 13, ठीक है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो देखो, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 245 में केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन है और व्यक्ति मताधिकार के होगा, ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 326 में क्या लिखा है कि लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 245 में केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये उन्होंने जो ऑप्शन में आपको अनुच्छेद दिए थे उनके बारे में बता दिया, इसका मतलब क्या है, इससे क्या है, इसमें क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 13 जो है वो ये प्रावधान करता है, इसका ऑप्शन क्या था सही, अनुच्छेद 13 संसद या विधान पालिका जो होती है राज्यों की, जिसको विधानसभा बोलते हैं, वो यदि कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं, हनन करते हैं, तो उनके द्वारा बनाया गया कानून का वह भाग जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है वो शून्य हो जाएगा। पूरा कानून शून्य नहीं होगा, लेकिन मौलिक अधिकारों का जो भाग हनन कर रहा होगा वो शून्य हो जाएगा।
यदि उनके द्वारा बनाया गया कोई कानून ऐसा है जो पूरा का पूरा कानून ही मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो पूरा का पूरा कानून ही क्या होगा, शून्य हो जाएगा। आइए समझ में, तो ये अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है उसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो आपका ऑप्शन है ए राज्य की नीति निदेशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी उपरोक्त सभी। तो देखो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, तो इसमें दिमागी लगाने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी सही, मौलिक अधिकार। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन क्या है आपका सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समता का अधिकार या समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। अब वो अनुच्छेद कौन से आपको बताना है। तो ए नंबर का आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, बी नंबर का ऑप्शन है अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, सी नंबर का ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, डी नंबर का ऑप्शन है अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो आपको ये बताना है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। करिए आंसर। तो देखो उसका सही आंसर है क्या आपका सी नंबर का, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में क्या है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, अब उसको हम पढ़ लेते हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो देखो भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि की समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में लिखा है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में लिखा है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में लिखा है अस्पष्टता का अंत। अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। तो ये सारे जो आपके आर्टिकल हैं ये आपको क्या कर रहे हैं, समानता प्रदान कर रहे हैं या समता प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इसको समता का अधिकार बोलते हैं। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि समानता का अधिकार निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है। देख लो आप, ऑप्शन आपके हैं अनुच्छेद 13, ठीक है ना, दूसरे नंबर का ऑप्शन अनुच्छेद 14, तीसरे नंबर का ऑप्शन अनुच्छेद 15, चौथे नंबर का ऑप्शन अनुच्छेद 16। अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि समता का जो अधिकार है या समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है, समानता के अधिकार दिए हुए हैं। तो इसमें से कूट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है। तो देखो आपका इसमें सही कौन सा हो रहा, दो नंबर का सही हो रहा, 3 नंबर का सही हो रहा, 4 नंबर का सही हो रहा। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है। तो 2, 3, 4 आपके सही हैं। ठीक है, अब मैं आपको कूट दिखाता हूँ। 2, 3, 4 आप याद रखना। अब कूट देखते हैं हम। ये आपके कूट हैं। ठीक है, तो नीचे दिए कूट के माध्यम से सही उत्तर को बताना है आपको। तो देखो आपका क्या था, 2, 3, 4 सही थे, तो सी नंबर का आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, सी नंबर का आपका ऑप्शन सही है। फिर से देख लो एक बार, डिस्कशन पढ़ लेते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित है। ठीक है ना। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। अनुच्छेद 13 भी मैंने बता दिया कि अनुच्छेद 13 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि कोई ऐसी विधि बनती है संसद द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो शून्य हो जाएगी। बाकी अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में क्या है, समानता का अधिकार समाहित है। आगे से में अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आपका क्वेश्चन जो है वो है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है ना, विधायन सत्ता, दिमाग लगाओ, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। विधायन का मतलब है विधि का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया है। ऐसे दिमाग लगाना पड़ता चीज़ों में। देखो आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 या डी अनुच्छेद 17। तो आपका क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14 ए नंबर का आपका ऑप्शन सही है। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता से
या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर यह अधिकार लागू होता है। आर्य समय में ए नंबर का इसलिए सही है। विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है अनुच्छेद 14। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक है ना, कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 14 या डी अनुच्छेद 13। तो आपको बताना है सही आंसर इसका। तो देखो इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 14। ठीक है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 14 में लिखा है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है ना, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 में दिया हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा, सी अनुच्छेद 14। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। करिए सही आंसर, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया इन्होंने। सी आंसर क्या है, सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, आईएएस में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखो, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान, ठीक है ना, जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन जो है फिर से पढ़ लो एक बार। एक कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन है। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर है ए नंबर का, अनुच्छेद 14। ठीक है ना, अनुच्छेद 14 इसका सही आंसर है। अब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो, संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अविहित विधि के शासन का क्या है, उल्लंघन है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 14 में क्या है कि विधियों का समान संरक्षण है सभी को। अब यदि किसी अधिकारी को आपने इतने विवेकाधिकार दे दिया, इतनी कुछ शक्तियाँ प्रदान कर दी कि वो किसी को मतलब अपने अनुसार क्या कर सकता है, अरेस्ट करा सकता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या हुआ, आर्टिकल 14 का क्या होगा, उल्लंघन हो गया। आगे समझ में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, बिहार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको रूल ऑफ लॉ या विधि का नियम। तो देखो इसका मतलब क्या है आपको बताना है। आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। बी नंबर का ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। सी नंबर का ऑप्शन है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। डी नंबर का ऑप्शन है एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ई नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, विधि का नियम का मतलब क्या होता है। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर है ए नंबर का। ठीक है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, इसका क्या है, सही आंसर है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। थोड़ा सा हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या बात हो रही है आखिर। ठीक है, तो देखो, विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज, रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक है, विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है।
ठीक है, आगे ऑप्शन में अनुच्छेद 14 से समझिए क्वेश्चन था, रूल ऑफ लॉ दिया हुआ है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है ना, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, दे दिया उन्होंने कि धर्म जाति मूल वंश के आधार पर विभेद किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। क्या है, एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है ना, अब आपको बताना है, उन्होंने आपको दे दिया आर्टिकल 15, उसमें क्या है वो भी उन्होंने लिख दिया, और उन्होंने ये भी बता दिया कि आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है। अब वो पूछ रहे हैं कि किसके अधीन ये वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है ना, तो ए नंबर का आपका ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत है ये, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत है, सी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत है, डी है समता का अधिकार के अंतर्गत है। तो करना है आंसर कि आर्टिकल 15 इनमें से किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखो उसका सही आंसर है डी नंबर का समता का अधिकार। समता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 15 आता है, डी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। डिस्कशन पढ़ लो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का क्या है, प्रतिषेध है। यह एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार को समता के अधिकार में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। आगे समय अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो आपको बताना है कि आपको जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं इनमें से किस मौलिक अधिकार को, जो ये मामला था मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951, ये जो मुकदमा था, इस मुकदमे के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया है। तो करिए आंसर आपका ऑप्शन है ए विधि की समक्ष समता का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, या सी अस्पष्टता के विरुद्ध अधिकार, या डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको बताना है कि इस जो मामला दिया हुआ है आपको, इसके अंतर्गत किस अधिकार को क्या किया है, संशोधित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखो उसका सही आंसर जो है वो है बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को क्या किया गया, संशोधित किया गया है। किस मुकदमे के तहत, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे के तहत। अब हम डिस्कशन पढ़ेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी पूरी। तो देखो आंसर बी है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ये वाला मामला कि ये मामला क्या था। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। ठीक है ना, अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार उसको संशोधित किया गया था। किस मामले के तहत, मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराय राजन मामला 1951 के तहत। इसमें संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया है, और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विषय उपबंध करने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15 बोलता है कि धर्म, जाति, मूल, वंश या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब जो कुछ समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए क्या है, विशेष प्रावधान किया जाते। अब यदि उनके साथ विशेष प्रावधान किए जाएंगे तो ये आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा कि नहीं होगा। आर्टिकल 15 में लिखा है धर्म, जाति, मूल, वंश या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यदि कुछ समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या करना है, हमें उनके कल्याण के लिए कुछ योजना बनानी है या उनके कल्याण के लिए कुछ उपबंध करने हैं, जैसे उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो ये क्या हुआ, आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा। तो ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है, आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) के तहत ही ये प्रावधान किया गया है कि राज्य विशेष उपबंध कर सकता है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए। और किस मामले के तहत, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन 1951 के मामले के तहत। आगे समय हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्टिकल 15 आपने पढ़ लिया हुआ, आर्टिकल 15 के अंदर से एक क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है ना, तो आपको बताना है किस अनुच्छेद में की गई है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको नीचे कि अनुच्छेद 15(4) में, बी अनुच्छेद 15(5) में, सी अनुच्छेद 16(4) में,
या डी अनुच्छेद 16(5) में। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में क्या है जो आपके अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा की गई है शिक्षण संस्थानों में। तो करिए आंसर। तो देखो उसका सही आंसर है बी नंबर का, अनुच्छेद 15(5). ठीक है, अनुच्छेद 15(5) के तहत ही अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसको शिक्षण संस्थानों में क्या है, आरक्षण प्रदान किया गया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। ठीक है ना। जैसे कोई कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज हो गया, शिक्षण संस्थान का मतलब है कोई भी शिक्षण संस्थान, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, उसमें क्या होती सीटें होती है। जैसे मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं, मतलब उसमें 100 डॉक्टर बन सकते हैं। तो उसमें से कुछ सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति के लिए क्या की गई, आरक्षित की गई। और ये प्रावधान किया गया आर्टिकल 15(5) में। आ रही है समझ में। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं। आगे के लेक्चर में जो आगे के जो क्वेश्चन है आपके, ठीक ना, और भी जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा मूल अधिकारों से संबंधित। मूल अधिकारों से संबंधित जो क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके 2 दिन तक चलेंगे, 2 या 3 दिन तक चलेंगे, क्योंकि मूल अधिकारों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।